हेलो एवरीवन। आज डेट है 27 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और जो फैक्ट बेस्ड न्यूज जो हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं, उन दोनों न्यूज को आज हम कंबाइंड रूप में डिस्कस करेंगे। हम इरावदी डॉल्फिन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैप में डिस्कस करेंगे चिलिका लेक को। सबसे पहले जो इरावदी डॉल्फिन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इरावदी डॉल्फिन की पिक्चर है। इरावदी डॉल्फिन की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्नफ फिन डॉल्फिन इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो डॉल्फिन है वो ब्रैकिश वाटर में, मतलब कोस्ट में, जैसे रिवर कोस्ट, रिवर जो माउथ है, एचडी जो होते हैं वहां पर पाई जाती है। और अगर एरिया की बात करें तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन के अगर हैबिटेट की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल से न्यू गिनिया एंड द फिलीपींस तक एग्जिस्ट करती है, मतलब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ये जो इरावदी डॉल्फिन है वो 3 रिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 3 रिवर्स में कौन कौन सी है? इरावदी रिवर जो म्यांमार में बहती है, महाकाम रिवर और मेकोंग रिवर। इन तीनों रिवर्स में ये पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। ये जो इरावदी डॉल्फिन है, अगर इसके स्टेटस की बात करें, मतलब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब वो एक लिस्ट जारी करता है, एक रेड बुक है, उसमें कोई भी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन घटती जाती है उनको वो अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है। तो उस रेड लिस्ट में आई ये जो इरावदी डॉल्फिन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और जो हमारा स्टेट है इंडिया का पंजाब, उसका एक एक्वेटिक एनिमल का भी दर्जा दिया गया है इरावदी डॉल्फिन को। इसकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 7500 से कम है, जिसमें 6000 जो संख्या है इरावदी डॉल्फिन की, टोटल पॉपुलेशन है 7500, जिसमें से 6000 जो पॉपुलेशन है वो अकेली जो बांग्लादेश एरिया है वहां पर पाई जाती है। ये जो इरावदी डॉल्फिन है वो चिलिका लेक में भी पाई जाती है। और मतलब सबसे ज्यादा अगर लेगून में पॉपुलेशन हम देखें तो चिलिका लेक में सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ये चिलिका लेक का मैप है। उड़ीसा के किनारे पर, उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसके किनारे पर चिलिका लेक एग्जिस्ट करती है। चिलिका लेक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चिलिका लेक जो है जिसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया हुआ है, 1981 में ये टैग उनको दिया गया था। रामसर साइट के बारे में आपको पता ही है कि वेटलैंड एरियाज को कंजर्व करने के लिए ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पर 1971 में एक एग्रीमेंट हुआ था। वेटलैंड कंजर्वेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है और रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर एग्रीमेंट भी जाना जाता है। ये जो चिलिका लेक है वो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये यहाँ से, मतलब दया रिवर यहाँ से बहती है और इस दया रिवर जो अपना पानी आगे ले जा करके बे ऑफ बंगाल में गिराती है। अगर हम चिलिका लेक के बारे में देखें तो चिलिका लेक लैंड की स्ट्रिप है, उसके द्वारा बे ऑफ बंगाल से अलग होती है। मतलब इस लैंड स्ट्रिप के द्वारा यहाँ पर चिलिका लेक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और बीच में लैंड एग्जिस्ट करती है। ये जो चिलिका लेक है वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोस्टल लेगून, सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है। अब फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर है पर है न्यू कैलेडोनिया का न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। तो ये हमने चिलिका लेक के बारे में और इरावदी डॉल्फिन जो है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, MHA मीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडवाइजेस स्टेट टू इम्पोज लोकलाइज्ड 14-day लॉकडाउन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलग अलग स्टेट को, सभी को एडवाइस किया है कि आप यहाँ अपने अपने स्टेट में 14 डेज का लॉकडाउन को लगाओ और ज्यादा से ज्यादा जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो गैदरिंग्स हो रही हैं, उनके ऊपर बैन करो। इसके लिए इशू जो गाइडलाइंस हैं, जो क्या क्या ऑर्डर है उनको इशू किया है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने स्टेट्स को क्या किया है, डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज, अब देखो ये डायरेक्शन का मेन कारण आप सभी को पता है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है। इसी के कारण से ये सारे जो डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सभी स्टेट्स को दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज,
टेक्नोलॉजी जायंट्स पिच इनटू फाइट सेकेंड वेव। कोविड-19 की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए जो बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अपना शेयर किया है, अपने-अपने प्रॉफिट से, अपने-अपने मतलब जो भी उनकी कंपनी के द्वारा जो भी हेल्प की जा सकती है इंडिया लेवल पर या पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो इस पेंडेमिक से बैटल के लिए उन्होंने अपना फंडिंग सपोर्ट दिया है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम है, जैसे गूगल एंड अल्फाबेट के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है ये सुंदर पिचाई। इन्होंने 135 करोड़ की फंडिंग सपोर्ट दी है इंडिया के करंट पेंडेमिक बैटल के लिए। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, उन्होंने भी हेल्प की है। अमेजन जो कंपनी है जो ई कॉमर्स एरिया में काम करती है, उन्होंने भी इंडिया की हेल्प करने के लिए बोला है। अब ये सारे जो स्टेटमेंट है वो इसके बाद में आए। इंडियन ओरिजिन की एक कंपनी है टू बिग टेक सीईओ सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर है विनोद खोसला। उन्होंने हेल्प किया था, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए डोनेट किया था। तो उसके बाद में ये सारी जो कंपनीज है वो भी सामने आई है। अब एक एक कंपनी के हम नाम देखेंगे और उनका कब उनको एस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, जो गूगल है उसको 1998 में लैरी पेज और सर्जी बिन इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था और ये अमेरिकन बेस्ड एक एमएनसी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, और 1975 में बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने इसको स्टार्ट किया था। अमेजन कंपनी की अगर हम बात करें तो 1994 में जेफ जेफ बेजोस ने इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट न्यूज, नोमाडलैंड विन बिग एट पेंडेमिक ऑस्कर। देखो, ऑस्कर जो प्राइज है, अवार्ड्स हैं, उनको दिया गया। कोविड-19 की वजह से कुछ समय की देरी हुई, मार्च में दिए जाने थे लेकिन अप्रैल में इसको एक्सटेंड किया गया क्योंकि कोविड-19 की जो वेव है वो पूरे वर्ल्ड को पूरे ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट कर रही है। अब इस ऑस्कर के बारे में, इन अवार्ड के बारे में हम देखें तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है वो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। और सबसे बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है नोमाड लैंड को। और चोलिया जाहो इन्होंने हिस्ट्री बनाई है जो एज फर्स्ट वीमेन ऑफ कलर टू गेट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और चोलिया जेहो जो है वो सेकंड ऐसी वीमेन है जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। फर्स्ट टाइम 2010 में, मतलब 2010 में कैथरीन बिगेलो जो है उनको ये अवार्ड मिला था 2010 में, और अब अवार्ड मिला है चोलिया जाहो। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, असम राइफल्स आईएएफ, असम राइफल्स ने और आईएएफ कंटेन फॉरेस्ट फायर इन मिजोरम। मिजोरम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहां पर जंगलों में फॉरेस्ट में आग लगी और उसको कंटेन करने के लिए, उस फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और असम राइफल्स ने मिलकर के काम किया। अब हम असम राइफल्स और जो आईएएफ इंडियन एयरफोर्स इसके बारे में बेसिक फैक्ट देखेंगे। देखो, जब इस तरीके की न्यूज आती है ना, तो ये जो नॉर्मल न्यूज है, आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से फॉरेस्ट में, जैसे फॉरेस्ट में जो आग है वो बढ़ती जा रही है समय के साथ में। इसका मेन कारण ये है कि जो हीट है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उस इंक्रीज होने की वजह से ही जो ये फॉरेस्ट फायर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके लिए मेंस में क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकता है। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेशली एनवायरमेंट वाले एरिया में, मतलब जीएस 3 में और जीएस फर्स्ट में भी, जिसमें ज्योग्राफी एग्जिस्ट करता है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों क्यों हो रहे हैं फॉरेस्ट फायर की जो समस्या है वो क्यों हो रही है। तो इसलिए जो फॉरेन जो लैंड है, फॉरेन कंट्रीज है, उनमें भी काफी देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट फायर। तो इस तरीके की समस्या हो सकती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो असम राइफल्स और आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम देखेंगे। असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो ये जो असम राइफल्स है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब सीएपीएफ के अंडर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के रूप में काम करती है। 1835 में असम राइफल्स को बनाया गया था।
इसको स्टार्ट करने का मेन कारण ये था कि उस समय 1835 के समय में हमारे इंडिया में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के जो टी एस्टेट है उनको एक तरीके से सिक्योर करने के लिए कि कोई ट्राइबल के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो उसके ऊपर जो टी एस्टेट है उनके ऊपर आक्रमण ना कर दें, तो उनको सिक्योर करने के लिए 1835 में इसको सेचर लेवी के रूप में एग्जिस्ट किया गया था। ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इंडिया के आजाद होने के बाद में इन्होंने असम राइफल्स ने क्या क्या काम किया। 1962 में जो सिनो इंडिया वार हुआ था उसमें इन्होंने हेल्प की। 1987 में ऑपरेशन पवन, मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू इंडिया, स्पेशली इसमें श्रीलंका वाला जो रीजन है वहां पर पीस कीपिंग के लिए हमने एक अपना ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पवन। तो उसमें भी असम राइफल्स ने काफी हेल्प की थी। और हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसमें भी पीस कीपिंग का रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है असम राइफल। तो ये असम राइफल्स के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स को 1932 में बनाया गया था और उसको बनाने का मेन कारण ये था कि यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है उसको एक सपोर्टिंग फोर्स मिलनी चाहिए कि वो कहीं भी युद्ध लड़े, तो उसके एक सपोर्टिंग फोर्स के रूप में इंडियन एयरफोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था 1932 में। हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो एयरफोर्स का सुप्रीम जो कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर का जो रैंक है उसको होल्ड करता है। नेक्स्ट न्यूज, डीआरडीओ डेवलप क्रिस्टल ब्लेड फॉर एरो इंजन। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 60 ऐसी ब्लेड्स को बनाया है। किसके लिए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन ब्लेड्स का क्या करेगा कि हमारा जो हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको खुद का हम इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलप कर सके, इसके लिए डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसीलिए उनकी जो लेबोरेटरीज है उन्होंने इस तरीके के ब्लेड बनाए हैं। ये ब्लेड बनाने में उन्होंने निकल बेस्ड सुपर एलॉय का यूज किया है। और अगर हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो इससे पहले बहुत ऐसे कम देश हैं जैसे यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, उनके पास में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो डीआरडीओ ने बहुत लंबे समय तक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है और तब जाकर के एरो इंजन के लिए जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इस तरीके की ब्लेड उनको बना पाया है डीआरडीओ। जब इस तरीके की ब्लेड्स लगती हैं तो हेलीकॉप्टर्स को देखो अपने ऑपरेशन के दौरान बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ काम करने के लिए उनको जाना पड़ता है। और ये जो ब्लेड्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप एंड जियोमेट्री मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द निकल बेस्ड सुपर alloys capable of withstanding high temperature of operation are used। मतलब हाई टेम्परेचर में भी इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें निकल बेस्ड सुपर एलॉय को यूज किया गया है। तो ये हमने डीआरडीओ ने क्या नया इन्वेंशन किया है जिसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है उनको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है डीआरडीओ। 1958 की बात है जब दो ऐसे डिपार्टमेंट जिनका नाम है टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, एक डिपार्टमेंट तो ये था और दूसरा था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद में 1958 में डीआरडीओ को बनाया गया। ये जो डीआरडीओ है वो स्टार्टिंग में 10 लेबोरेटरीज के साथ में इसने अपना काम किया था और अब वर्तमान में 52 लेबोरेटरीज एग्जिस्ट करती हैं डीआरडीओ की। इसके मेन टारगेट की अगर हम बात करें कि डीआरडीओ को क्यों बनाया गया, क्या कारण था कि डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया। हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, मतलब हमारी इंडियन आर्मी मान लो, हमारी एयरफोर्स मान लो और हमारी जो नेवी है, उन सब के लिए जो सुपर इक्विपमेंट है, बहुत ही अच्छे वेपन सिस्टम है, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, इन सबको प्रोडक्शन करना, इनको डेवलप करना, इनको डिजाइन करना, इसके लिए डीआरडीओ को बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज, आईएमडी प्रेडिक्ट
रेन इन सेवरल पार्ट्स टिल मंथ एंड, मतलब अप्रैल के लास्ट 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ भविष्यवाणी की है, कुछ अनाउंसमेंट किया है, कुछ प्रेडिक्ट किया है कि 26 से 30 अप्रैल के बीच में हमारा सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया का ऐसे एरियाज जो बिल्कुल पॉकेट एरियाज है वहां पर, मतलब कुछ कुछ एरियाज में बारिश हो सकती है, लाइटनिंग देखने को मिल सकता है, थंडर स्टॉर्म देखने को मिल सकता है। अब हम आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक फैक्ट को देखें तो 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। इसका मेन काम ये है कि सिस्मोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया में प्रिंसिपल एजेंसी है, मतलब इन सारी चीजों के लिए प्रिंसिपल एजेंसी है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड जापान रिजोल्व टू जॉइंटली फाइट द पेंडेमिक। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, इन दोनों ने मिल करके बात की कि किस तरीके से इस पेंडेमिक के साथ में बैटल की जा सकती है। उन्होंने खुद के बाइलेटरल जो रिलेशन है उनको डिस्कस किया। इसके अलावा जो क्वेड ग्रुप है जिसमें कुछ समय पहले ही मीटिंग हुई थी क्वेड ग्रुप की, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, उन्होंने डिस्कस किया था कि पेंडेमिक के लिए हम कोविड-19 के लिए वैक्सीन को बनाएंगे। अब इन्होंने खुद के जो बायलैटरल जो रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया कि 5G के एरिया में हम काम करेंगे, सबमरीन केबल्स के रूप में काम करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे और जो सप्लाई चेन है इसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनके लिए भी काम किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो रेल है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रोग्रेस की जाएगी, इसके लिए भी काम किया जाएगा। ये दोनों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ वेदांता ऑब्जेक्ट टू अलाउइंग TN गवर्नमेंट रन इट्स ऑक्सीजन प्लांट। वेदांता एक ग्रुप है और उसका ऑक्सीजन प्लांट था, उसकी एक अच्छी सी मिल थी, अच्छा सा एक संयंत्र था तमिलनाडु में, लेकिन उसके ऊपर बैन लगा दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किस आधार पर कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है वेदांता का ये ग्रुप। अब वेदांता जो है, जब ऑक्सीजन की डिमांड हुई हमारे इंडिया में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो वेदांता ने मांग की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करे, कोर्ट ये अलाउ करे, जुडिशरी ये अलाउ करे कि हम हमारे इस ग्रुप को, हमारी इस मिल को, हमारे इस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये बोला, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, हमें नहीं चलवाना वेदांता ग्रुप को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है तो आप अलाउ कीजिए, आप खुद इसको चला लीजिए, वेदांता ग्रुप नहीं चलाएगा। तो वेदांता ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट ऑर्डर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने बोला कि हमने इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया था 1998 में, और 1998 से 2004 तक 1050 मीट्रिक पर डे इतनी ऑक्सीजन इस प्लांट से ऑर्गेनाइज होती थी और प्रोडक्शन होती थी। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से चलाने के लिए हमें 45 ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत होगी और फुल कैपेसिटी के साथ में हमें काम करना होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में हम 150 करोड़ हमने खर्च किए और एनुअल मेंटेनेंस जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का, इस प्लांट का, वो 2 करोड़ रुपए है। तो इतना खर्चा हम कर रहे हैं तो हम नहीं दे सकते तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्लांट है, उसको कोई इनएक्सपीरियंस पर्सनल उसको ऑपरेट करे और उसकी वजह से जब कुछ परेशानी हो तो हमें इसके लिए ब्लेम किया जाए। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।